बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज फिर मेरे सामने वही एक कल हमारी जो एपिसोड थी वो थी इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। हर पीर के रोज़ अब ये सीरीज़ हुआ करेगी जिसके ऊपर बहुत कम रिस्पांस आए, लेकिन बहरहाल इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आज फिर मैं बात करना चाहूँगा मुतनाज़ा किरदार पाकिस्तान के मशहूर एंकर जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर भी कहते थे, एंटरटेनर भी थे और प्रोग्राम होस्ट भी थे, जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। बहुत मुतनाज़ा किरदार थे, लेकिन किसी का मुतनाज़ा किरदार होना उसकी इंसानी हैसियत को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसकी इंसानी हैसियत को बढ़ा देता है। इस तमाम हालात में उनकी अचानक मौत और फिर इन हालात में कि जब उन्होंने ये दावा कर रखा था कि वो इमरान खान साहब के हवाले से चंद राजों से पर्दा उठाएंगे और फिर उनकी अचानक मौत हो जाती है जब वो ऐन उस वक्त होती है कि जब वो एक दो दिनों के बाद मुल्क छोड़कर जाने वाले थे। तो ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर से ये जो है ये बहुत से शकुक व शुबहात पैदा कर रही है ये बात। और आज के प्रोग्राम के अंदर मैं इस हवाले से ही बात करूँगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत मुतनाज़ा किरदार होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा, कभी किसी का घर नहीं उजाड़ा। इससे ज़्यादा मुतनाज़ा किरदार इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने लोगों के घर तोड़े हैं, जिन्होंने लोगों के घर उजाड़े हैं, लोगों के घरों के अंदर उन्होंने दखल अंदाजियाँ की हैं। ऐसा कौन सा मुतनाज़ा किरदार हो गया? ठीक है, उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा चलती थी, उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ना तो वो वाहिद शख्स थे, ना ही ऐसा कोई उनके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि उनके अलावा किसी ने ये काम नहीं किए। उनके माशकों के पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनके माशकों के किस्से मुल्क से बहुत बाहर तक बल्कि अमेरिका तक, यूरोप तक फैले हुए हैं, भारत तक फैले हुए हैं। तो ऐसी कौन सी बात है कि डॉक्टर आमिर लियाकत कौन से इतने ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए? उनकी जो मौत है मेरे नज़दीक बहुत हद तक उसके अंदर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि वो कत्ल किया गया, क्योंकि कत्ल के बारे में कहा जाता है कि कत्ल पूरी एक साइंस के तौर पे नए जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है, पूरी एक साइंस बन चुकी है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा गुज़श्ता सदी की एक बहुत बड़ी शख्सियत लेडी डियाना, उनकी मौत एक ट्रैफिक हादसे के अंदर हुई थी, लेकिन आज तक उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा इस बात पे कन्विंस हैं कि ये मौत नहीं थी, ये एक हादसा नहीं था, बल्कि ये एक कत्ल था। और कत्ल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक शख्स जा रहा हो उसको गोली मार दी जाए या कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हों कि किसी शख्स को सिर्फ और सिर्फ जो है जहर पिला दिया जाए, गला घोंट दिया जाए, उसको फांसी लगा दी जाए, बल्कि कत्ल के लिए पूरे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो तख्लीक किए जाते हैं और इंसान को किसी एक डेथ ट्रैप के अंदर भेजा जाता है और उसके ऊपर दुनिया भर के अंदर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर हम डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी की टाइमलाइन, आखिरी दिनों की टाइमलाइन देखें तो हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर से पर्दे उठते नजर आते हैं। और अब जो डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसके अंदर तो मुझे अपना शक यकीन में बदलता नजर आ रहा है कि पूरी एक साइंटिफिक कोशिश थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को रास्ते से हटाने की, और जिस सफाई से इस पूरी बहस के अंदर जो है कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल किया गया, दो किरदार मेरे सामने हैं जिन्होंने बज़ाहिर रो रो के बहुत बैन डाले हैं, एक हानिया और दूसरी दानिया। ये दो किरदार हैं, जो दो ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत रो रो के बैन डाले हैं आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर। अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत सफाई से इस बहस को कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई इस बात की तरफ डाइवर्ट कर दिया है कि ये मौत की डिस्कशन, कत्ल की डिस्कशन बिल्कुल पस मंज़र में चली गई। और अब डिस्कशन मीडिया की मार्केट के अंदर ये हो रही है कि इनको इद्दत के अंदर इद्दत में है या नहीं है, इनको जायदाद में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन के साथ वफा की थी नहीं की थी, आज ये किस मुंह से वहाँ पर आई हैं। अगर आप इन दोनों शख्सियात को देखें तो आमिर लियाकत हुसैन की, अगर हम साइंटिफिक मौत की बात करें, साइंटिफिक कत्ल की बात करें, तो इन दोनों किरदारों ने उसके अंदर भरपूर अपना हिस्सा डाला। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत हुई तो
तो इन लोगों ने तमाम शर्म हया को एक जगह पे रखते हुए इन लोगों ने जितना ज़्यादा मीडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस शो कर सकती थी उन्होंने शो करने की कोशिश की। बल्कि एक किरदार ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जनाजे के ऊपर वो अदाकारी के जौहर दिखाए कि बहुत से लोगों की जो आंखें थी वो फटी रह गई और बहुत से लोग अंगुश्त बदंदा रह गए कि जनाब ये हुआ क्या। ऐसी फनकारी, ऐसी तो मौत पे बैन माएँ नहीं डाला करती, औलाद नहीं डाला करती, और एक पुरानी महबूबा जिसने घर के बाहर खड़े होकर वो मुगल्लज़ात बरकी हों, वो कैसे इस तरह के बैन डाल सकती है। बुनियादी तौर पे बहुत माजरत के साथ इन अल्फाज के अंदर कि ये मौत पर बैन नहीं थे, ये मैयत पर मुजरे थे, क्योंकि जो मुजरा करने वाली औरतें होती हैं उनके भी कुछ असूल व ज़वाबित हुआ करते हैं, वो भी अपने पेशे के लिए कुछ असूल रखा करती हैं, लेकिन इन ख़वातीन ने उन असूलों को भी बालाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को भी अपनी मीडिया रेटिंग के, किसी की लाश, किसी की मैयत और किसी की मौत को भी अपनी मीडिया रेटिंग का एक टूल बना लिया। और जब उन्होंने ये काम कर लिया तो उसके अंदर वहाँ पे ना तो किसी को अपनी इद्दत याद आ रही थी और ना किसी को अपनी मुद्दत याद आ रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि अगर कभी तहकीकात होंगी, जो बहुत मुश्किल है कि अब ये तहकीकात हों, तो इस सिस्टमेटिक कत्ल का जो मुबैना तौर पे एक सिस्टमेटिक कत्ल है, उस सिस्टमेटिक कत्ल का जो खुरा जब निकलेगा तो ये दो ख़वातीन कम अज़ कम ये उसके अंदर सहूलतकार, मैं मुबैना कत्ल की बात कर रहा हूँ कि उस मुबैना कत्ल में ये दोनों ख़वातीन सहूलतकार के रूप में हमें नज़र ज़रूर आएंगी और ये असल खुरा फिर कहीं और जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर खान लियाकत अली ख़ान से लेकर ज़ियाउल हक तक और ज़ियाउल हक से लेकर उसके बहुत बाद तक बेनज़ीर भुट्टो तक किसी के कत्ल का खुरा आज तक नहीं मिल सका, तो शायद ये भी नहीं मिल सकेगा। अच्छा, अब दूसरे मौजू के ऊपर आते हैं कि बदकिरदारी जब हम किसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये हम फौरी तौर पे इसको किसी जिस्म फरोशी या किसी और पैराए में ले जाते हैं, लेकिन ये बदकिरदारी की सिर्फ एक किस्म है। बदकिरदारी की सबसे, बल्कि मैं कहूँगा कि छोटी किस्म है। अगर किरदार किसी भी लेवल पे अगर आप अपने किरदार का सौदा कर दें तो वो बदकिरदारी ही होती है। और अगर हम सहाफ़ी की बात करें तो सहाफ़ी अगर अपने सच का सौदा कर दे तो वो किसी भी जिस्म फरोश से बड़ा बदकिरदार होता है। वो जिस्म फरोश तो अपने जिस्म का एक शख्स के साथ सौदा करता या करती है, लेकिन अगर एक सहाफ़ी बदकिरदार हो जाए, यानी कि वो सच का सौदा कर दे, तो वो पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर और ज़मीर का सौदा कर देता है। और यही हाल है पाकिस्तान में सहाफ़त के लुबादे में छुपी हुई उन काली भेड़ों का या उन बदकिरदार इंसानों का, जिसके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, जो पूरे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, पूरे धड़ल्ले से बकवास करते हैं और उसके बाद कौम के इज्तिमाई शऊर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जिसकी एक मैं आज आपके सामने चंद मिसालें रखता हूँ। मिसाल के तौर पे ये सहाफ़ी असद खरल साहब हैं। असद खरल साहब ने फरमाया कि श्रीलंका ने अमेरिका से तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, रूस से गंदम और तेल खरीदने का फैसला, ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। यार खुदा का खौफ करो यार, मैं मतलब बंदा क्या करे कि अब आप ये जो YouTube होता है ये एक अमूमी चैनल होता है जिसके अंदर अवामी चैनल होता है, ये आपका फेसबुक आईडी नहीं होता कि जिसके ऊपर आप अपने पर्सनल सर्कल के अंदर हों। इसके अंदर आप गाली भी नहीं निकाल सकते, लेकिन यार कुछ खुदा का खौफ करो कि किस हद तक तुम गिर चुके हो। तुम लोगों के नौजवान, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लोग अभी अर्बनाइज हो रहे हैं, दही बैकग्राउंड से आते हैं, शऊर की बहुत कमी है, तालीम की बहुत कमी है, और जहाँ पर तालीम है वो लोग भी शऊर से ही आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो भी डिग्री देने की और फैक्ट्री हैं, वहाँ पे भी शऊर नहीं दिया जाता। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है मेरे भाई, और उसकी क्या औकात कि वो किसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करे या जोड़े, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, कोई ऐसी खबर मौजूद नहीं है। लेकिन साहब ने एक ट्वीट कर दी और उसके ऊपर हज़ारों लाइक्स आ चुके हैं, हज़ारों। अब एक लाइक के हवाले से एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि अगर एक ट्वीट को कोई 50 के करीब लोग देखते हैं तो
ایک لائک ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 300 افراد اگر ایک ٹویٹ کو دیکھیں تو پھر ایک ری ٹویٹ ملتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اس شخص نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک ڈگڈگی ہے، کیونکہ اب پاکستان میں ایک چورن بک رہا ہے کہ جناب روس کوئی دنیا کے اندر ایک ایسی سونے کی چڑیا پیدا ہو گیا جہاں سے سستا پیٹرول مل رہا ہے، گندم مل رہی ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ سری لنکا جیسے حالات پاکستان میں تم جیسے صحافیوں کی وجہ سے پیدا ہوں گے، اگر ہوئے تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں، کیونکہ جو لوگ جھوٹ کی لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، اور تمہارا اپنا کردار کیا ہے، تم پولیس کے اوپر فائرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو، لیکن تم شاید کچھ لوگوں کے طاقتور لوگوں کے پے رول پہ ہو تو کچھ نہیں تمہارا بگاڑا جا سکتا، لیکن تم نے جھوٹ کی فصل بوئی ہے۔ اب آپ ایک اور شخص کو دیکھ لیں، یہ صاحب ہیں اوریہ مقبول جان۔ پاکستان کے اندر جناب ان سے بڑا کوئی مرد مجاہد پیدا نہیں ہوا، لیکن گزشتہ 15 سال سے تو میں ان کو فالو کروں، کسی زمانے میں بدقسمتی سے میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوا کرتا تھا۔ ایسے نجومی ہیں جناب، اور 15 سالوں میں انہوں نے کوئی سینکڑوں پیشین گوئیاں کی، اور تمام کی تمام پیشین گوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ اب مجال ہے کبھی کوئی شرم آئی ہو؟ اب جناب ان کی اگر آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر ان کا دیکھ لیں، آپ ان کی وہ جو ٹائم لائن اور اس کے اوپر جو تھم نیلز ہیں، آپ ویڈیوز کو نہ دیکھیں، صرف ان تھم نیلز کی آپ لسٹ بنا لیں۔ میں آپ کے سامنے یہ 2 تھم نیلز ہی رکھ دیتا ہوں، آپ ان 2 تھم نیلز کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے چند دنوں کے اندر یہ پلٹا کھا دیا۔ ایک تھم نیل میں کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ نون لیگ اب کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اگلی جناب اب ان کے شہباز شریف صاحب کے اقتدار کی ضمانتیں بھی دے رہے ہیں۔ یار کچھ تو کردار ہوتا ہے، کچھ تو کردار کی عظمت ہوتی ہے۔ کبھی جناب وہ سروں کی فصل پک چکی ہے، کٹنے کا وقت آ گیا، اب جناب خلافت نافذ ہونے لگی ہے، اب کیا ہونے لگا، اب جناب پاکستان کے اندر وہ نظام آنے والا ہے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور امریکہ کو تہو بالا کر دیں گے۔ اب جناب آپ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ مل جائیں، آپ کیا کریں، آپ پاکستان کے تمام لوگ امریکہ کے اندر چڑھ دوڑیں گے، بھارت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ جناب آپ لوگوں کی ہم نے کہانیاں سنی اور ہم برباد ہوتے رہے۔ ہم لوگوں نے آپ کی کہانیاں سن کے ہم سے مراد پاکستانی قوم کے نوجوانوں نے آپ کی کہانیاں سن کے اپنے ذہن میں ایک یوٹوپین ریاست کے خواب سجا لیے۔ آپ لوگوں نے کسی اور کو بدنام نہیں کیا، آپ لوگوں نے اپنے پاکستان کو بدنام کیا اور اسلام یعنی کہ ہمارے سچے دین کو بدنام کیا۔ آپ لوگوں نے پاکستان کے شعور کے اندر بارودی سرنگیں بچھا دی، اور لوگوں کو آپ لوگوں نے ایک ایسے خوابوں کے سراب کے پیچھے لگا دیا کہ جس کا انجام یہ نکلا کہ پاکستان آج اس کھائی میں گرا ہوا ہے جہاں سے نکلنے کا اس کو کوئی رستہ سمجھ نہیں آتا۔ اگر پاکستان کے بجائے یہ کسی ایسے ملک کے اندر ہوتے کہ جہاں پہ کسی قانون، کسی آئین اور کسی دستور کی حکمرانی ہوتی، تو یقین جانیے وہ اس ملک کے اندر اس طرح کے صحافی بھیک مانگ رہے ہوتے، ان کی تمام جائیدادیں بک چکی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو ایک سچ جو اس کی سچ جو کو چھپانے کی جو انہوں نے قیمت ادا کرنا تھی، جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، اس کی قیمت ان کو یہ ادا کرنا پڑتی۔ جن لوگوں کو انہوں نے بدنام کیا ہے کہ ڈیفیمیشن کے کیسز کے اندر، ہتک عزت کے کیسز کے اندر یہ لوگ اپنی پوری فیملیاں بیچ دیتے تو یہ پیسے پورے نہ کر پاتے، ان کی پوری زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں کسی آئین، کسی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ جج خود وکیل بن جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ اچھا پھر ہم ایک آخری کردار کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو صحافی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہوتا ہے فنکار، جو قوم کے اجتماعی احساسات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو بلکہ شعور دیتا ہے قوم کو، پاکستان کا فنکار ڈفر ترین انسان ہے یہ۔ اور پاکستان کے فنکار کے اندر اگر خواتین فنکاروں کی بات کریں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب یہ بزرگ نئی خواتین تو چلیں مان لیا جو کچھ ہیں سو ہیں، یہ بزرگ خواتین جو اب تک فنکار چلی آ رہی ہیں، جن کے ساتھ کی جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے پوری دنیا، اب یہ ایک اور جناب ایک دنیا ہے۔ اب یہ سمینہ پیرزادہ کی اب مثال لے لیجئے۔ اب سمینہ پیرزادہ فرما رہی ہیں، میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں کہ اگر آج عمران خان واپس آ جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے پاکستانی اتنا روپیہ جمع کریں گے کہ پاکستان کو ہر مشکل سے نکال لیں گے، اور اتنا بھروسہ ہے ہمیں کپتان کی ایمانداری پر۔ واہ 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 واہ۔ محترمہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ، آپ کے جوانی کی ناتمام خواہشات کی بھینٹ ہم کیوں چڑھیں؟
मोहतरमा समीना पीरजादा साहिबा, आपको इमरान खान साहब बहुत हैंडसम लगते हैं, मान लिए हैंडसम होंगे, लेकिन इमरान खान साहब पे जनाब अगर इतना भरोसा होता तो वो 4 साल अभी 2 महीने पहले इक़्तिदार के अंदर रह कर गए हैं। किसी ने पैसे नहीं दिए। दुनिया भर में इमरान खान साहब के साथ ना अमेरिका चलने को तैयार था, ना भारत चलने को तैयार था, और ना ही चाइना चलने को तैयार था। चाइना ने भी अपना सी पैक अलग कर लिया था। दुनिया के अंदर आपके इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के जो शहजादे हैं उनकी गाड़ी को ड्राइव किया था, लेकिन उन्होंने भी एतमाद नहीं किया। तुर्की भी साथ चलने को तैयार नहीं था, मलेशिया भी साथ चलने को तैयार नहीं था, और पाकिस्तानी कितना साथ चलने को तैयार थे वो तो आपको नजर आ ही गया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने पैसा देने के लिए हुंडी का तरीका इमरान खान साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक अडॉप्ट किया, और उसके बाद पाकिस्तान आज दिवालिया होने के करीब पहुंचा हुआ है। और जनाब आपके इमरान खान साहब अगर इतने ही बहुत बड़े मसीहा थे कौम के, और लोग इतना अगर उन पर भरोसा करते थे, तो पाकिस्तान फिर IMF के पीछे $6 अरब लेने के लिए IMF के पीछे क्यों जलील हो रहा था, जिसकी किस्त 1-1, 1.5 अरब डॉलर करके मिलना थी। खुदा के लिए पाकिस्तानियों के शऊर के साथ खेलना बंद कर दीजिए और पाकिस्तानियों को जीने दीजिए, वरना पाकिस्तान को ये झूठ की लहलहाती फसलें, ये जो झूठ की लहलहाती फसलें, जो असद खरल की तरह के बंदे, जो औरिया मकबूल जान तरह के बंदे, जो समीना पीरजादा तरह के बंदे, जो पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर जो है वो डायनामाइट की तरह बिछा रहे हैं, ये पाकिस्तान की इमारत को तहोबाला कर देगी, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। और फिर इन लोगों का क्या जाएगा? इन लोगों ने इतने अमाउंट, इतने पैसे बना लिए हैं कि ये लोग किसी भी मुल्क के अंदर अपने जजीरे बना के रह लेंगे, लेकिन रहना तो हमने पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, लेकिन उस सूरत में कि जब हम इस तरह के झूठ के सौदागरों से अपनी जान बचा लें। कल के व्लॉग के अंदर बहुत ही तहलका खेज में इंकशाफात करने वाला हूं कि फॉरेन फंडिंग केस और जो दूसरा केसेस हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वो बहुत छोटे लगने वाले हैं आपको, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब पे जो असल केसेस हैं, जो इंटरनेशनल सतह पर खुलने जा रहे हैं, जिनके खुरे इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत भयानक हैं। कल का मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके ऊपर जो ये वीडियो है इसके साथ लाइक, अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद नहीं आता तो नीचे तबसरा ज़रूर कर दें, अपने कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं भी अपनी इस्लाह कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दोबारा मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह